जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत का सिकंदर कहे जाने वाले अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। वो पार्टी का गढ़ माने जाने वाले बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान ही उनका जहाज हादसे का शिकार हो गया। अभी तो इसे हादसा ही बताया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे साजिश के तौर पर देखना शुरू कर दिया है और बकायदा मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल अजीत पवार के अचानक गुजर जाने की खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब राजनीतिक गलियारों में इस बात की खबर फैल चुकी थी कि वो अपने चाचा शरद पवार के खेमे में वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यानी शरद पवार के साथ उनकी होने वाली मीटिंग महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़ा उलटफेर भी कर सकती थी। अगर शरद पवार की महाविकास अघाड़ी में अजीत पवार वापस लौट रहे थे तो इसके बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इससे महाविकास अघाड़ी मजबूत हो जाती और शरद पवार के मजबूत होने का मतलब ही ये है कि महाअघाड़ी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती थी। अजीत पवार के पार्टी से हटने का मतलब ही था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की भाजपा सरकार की नींव टूटने लगती। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे को सिर्फ हादसा मानने से इनकार कर दिया है और इसकी हाई लेवल जांच कराने की मांग कर दी है। बकायदा ममता बनर्जी ने तो अपने बयानों के जरिए इस हादसे पर सवाल उठाया और कहा कि अजीत पवार की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, कायदे से जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी खुद सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। उन्होंने इशारा किया कि अजीत पवार सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति से दूरी बना रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक यह हादसा काफी कुछ शक पैदा करता है। ममता बनर्जी ने शरद पवार और उनके परिवार के लिए हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि वो इस खबर से काफी सदमे में है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस वारदात पर गहरा गम का इजहार किया। उन्होंने भी इस मामले की जांच कराने की मांग की है ताकि जहाज के क्रैश होने की तकनीकी या दूसरी वजहों का पता लगाया जा सके। अजीत पवार की मौत की खबर जैसे ही वायरल हुई है, वैसे ही तमाम राजनीतिक हलकों से तरह तरह के बयान आने लगे। जिस भी मुख्यमंत्री ने अजीत के जहाज के क्रैश होने की खबर सुनी, उसने गहरा गम का इजहार किया। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर हुए इस खतरनाक प्लेन हादसे के बाद प्राइवेट कंपनी पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो अजीत पवार के चार्टर्ड प्लेन को ऑपरेट कर रहे थे। इस हादसे में जहाज पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। किसी के भी जिंदा बचने की कोई खबर नहीं मिली। अजीत पवार जिस जहाज में सवार थे उसका नाम लियरजेट 45 था और इस जहाज को वीएसआर एविएशन नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी। इस हादसे में 2 पायलट अजीत पवार और उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। प्लेन क्रैश होने के बाद मौके पर ही भीषण मंजर देखने को मिला, क्योंकि जहाज पूरी तरह जलकर खाक हो गया और इसके साथ ही प्लेन में मौजूद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। लाश इतनी बुरी तरह से जल गई कि खुद अजीत पवार की लाश पहचान में नहीं आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार की लाश को उनके कपड़ों और घड़ी से पहचाना गया, क्योंकि उनकी लाश इस हद तक जल गई थी कि चेहरे से पहचान में नहीं आ रहे थे। अजीत पवार की पैदाइश भी बारामती में हुई थी और उन्होंने इसी इलाके में अपना करियर शुरू किया था और उनकी जिंदगी भी बारामती में ही खत्म हुई। बारामती में ही उन्हें जिला परिषद चुनाव से पहले 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। एविएशन रेगुलेटर ने कहा है कि खराब विजिबिलिटी की वजह से जहाज क्रैश हो गया। जहाज में सवार पायलट सुमित कपूर और शमवी पाठक थे और वो भी नहीं बच सके। क्रैश के बाद पूरा जहाज जलकर राख हो गया। इसका मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था। शुरुआती तस्वीरों में बारामती इलाके से भारी आग और धुआं उठता दिखाई दे रहा था। चश्मदीदों का कहना था कि जहाज सुबह करीब 8:40 पर बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 के पास लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी जहाज क्रैश हो गया। जहाज में तुरंत आग लग गई। अजीत पवार का करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। खासकर 2019 का वो दौर हमेशा के लिए इतिहास बन गया, जब एक ही रात में महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई। सुबह शपथ ली गई और 80 घंटे में सरकार फिर गिर गई। 2019 के असेंबली चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन सरकार बनाने के लिए उनके पास नंबर नहीं थे। शिवसेना, कांग्रेस,
एनसीपी के बीच सरकार बनाने की बात चल रही थी, लेकिन कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं, इसका शक शुभा बना रहा और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। एनसीपी में भी पहले से ही खींचतान चल रही थी। टिकट बंटवारे और राजनीतिक नेतृत्व के मामले में नाराजगी काफी फैल गई थी। अजीत पवार को लगने लगा कि पार्टी में उनके नेतृत्व को कोई इज्जत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार है। 22 नवंबर की तीसरी रात पर्दे के पीछे तेज हलचल शुरू हुई। अजीत पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शपथ पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने एनसीपी के सभी 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। 2019 में 23 नवंबर की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा नजारा देखने को मिला जो महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सुबह करीब 5:30 बजे यानी भोर में ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राजभवन पहुंचे। राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश हुई। कुछ ही घंटों बाद सुबह करीब 8 बजे बेहद गोपनीय तरीके से शपथ समारोह हुआ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, लेकिन इस सरकार की कोई मजबूत नींव नहीं थी। शरद पवार ने तुरंत साफ कर दिया कि यह फैसला पार्टी का नहीं बल्कि अजीत पवार का निजी फैसला है। एनसीपी ने भी उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ने अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। बहुमत साबित करने से पहले सच्चाई सामने आई। देवेंद्र फडणवीस के पास मैंडेट नहीं था, न ही अजीत पवार के पास इतने विधायक थे कि वो सरकार बचा सके। 26 नवंबर 2019 को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 80 घंटे में ही सब कुछ लुट गया, यानी महज 80 घंटे में ही सरकार बनी रही, जो महाराष्ट्र के लिए एक इतिहास बन गई। फिर उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। अजीत पवार कुछ वक्त के बाद फिर एनसीपी में लौटे और चाचा पवार ने परिवार के रिश्ते संभाल दिए। अजीत खुद को हाशिए पर देख रहे थे। उसके बाद 2023 में फिर वही कांड दोहराया गया, जब वो एनसीपी को तोड़कर एक नाथ शिंदे गठबंधन में डिप्टी सीएम बने और अपने ही शर्तों पर मंत्रालय भी हासिल कर लिया और फिर डिप्टी सीएम बन गए। खैर, अजीत पवार का यूं जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे। यही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के तौर पर अजीत पवार को ही पहचाना जाता है। अजीत पवार के एनसीपी के पास 41 विधायक हैं जो 2024 के विधानसभा में चुने गए थे। अब उनके गुजर जाने के बाद एनसीपी में 40 विधायक रह गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना गठ के 57 और अजीत पवार की पार्टी के 41 विधायक हैं। महायुति के लिए राजनीतिक ताकत अजीत पवार माने जाते हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी ही पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया था और अजीत पवार की पत्नी को नाकामी का सामना करना पड़ा। यह हार अजीत पवार के लिए झटका था। हालांकि ऐसी खबरें भी गाहे बगाहे उड़ती रही हैं कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाना भी चाचा शरद पवार के प्लान का हिस्सा था। हालांकि अब धीरे धीरे इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के खेमे में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।